हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, हम काफी दिनों से चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं और इस 6 यानी छठे चैप्टर का जो नाम है, ये नाम मैं समझता हूं आपको याद भी हो गया होगा। ये चैप्टर है पुष्पीय पादपों की शारीरिकी, अर्थात एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्मी प्लांट्स। तो हम इस चैप्टर नंबर 6 को पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत 4 टॉपिक हैं। इनमें सबसे पहला जो टॉपिक है इस चैप्टर में, वो है पादप ऊतक, अर्थात प्लांट टिश्यू। दूसरा टॉपिक है इसमें पादप ऊतक तंत्र, प्लांट टिश्यू सिस्टम। और तीसरा जो टॉपिक है वो है जड़, तना एवं पत्तियों की आंतरिक संरचना। और चौथा जो टॉपिक है वो है सेकेंडरी ग्रोथ। द्वितीयक वृद्धि। देखिए, इन 4 टॉपिकों से बने हुए इस चैप्टर के अंतर्गत हमने पादप ऊतकों के बारे में अध्ययन कर लिया कि पादप ऊतक क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो विभज्योतक और एक होते हैं स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक भी 3 प्रकार के होते हैं। एक सामान्य ऊतक होते हैं, सरल ऊतक जिनको कहते हैं, एक जटिल ऊतक होते हैं और एक विशिष्ट ऊतक होते हैं। दूसरा हमने पादप ऊतक तंत्र, ये 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र, और दूसरा होता है भरण ऊतक तंत्र, और तीसरा होता है संवहन ऊतक तंत्र। तो इनके बारे में पढ़ चुके हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक चल रहा है ये वाला, अर्थात जड़, तना एवं पत्तियों की आंतरिक संरचना। तो इसमें हम जड़ की संरचना पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ रहे हैं तने की आंतरिक संरचना। ठीक है। अब देखिए, तने की आंतरिक संरचना में तना 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं द्विबीजपत्री तना, द्विबीजपत्री एज ए डाइकॉट स्टेम, और दूसरे होते हैं एक बीजपत्री। मोनोकॉट स्टेम। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे एक बीजपत्री तने की आंतरिक संरचना। एक बीजपत्री तने की आंतरिक संरचना, अर्थात इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट स्टेम।
एक बीजपत्री तने की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के लिए हम एक बीजपत्री पादप के तने को लेते हैं और उस तने की एक अनुप्रस्थ काट करके और उसे माइक्रोस्कोपी की सहायता से देखते हैं। और उस माइक्रोस्कोपी में हमको क्या दिखाई देता है, वह उस एक बीजपत्री तने की आंतरिक संरचना होती है। अब देखिए, एक बीजपत्री तनों के रूप में यानी एक बीजपत्री पादपों के रूप में हम गेहूं ले सकते हैं, इसके अलावा मक्का का तना भी ले सकते हैं क्योंकि ये भी एक बीजपत्री है। तो यहां हम मक्के का तना लेते हैं, यानी और कैसे हो बेटा सब? गेहूं का भी ले सकते हैं, बात एक ही होगी, गेहूं है, मक्का है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, और कैसे हो बेटा सब? ठीक है। का तना अपने क्या पढ़ा था कल? अनुनादी संरचनाओं की। अब उसका क्या करते हैं, नियम पढ़ रहे थे अपन। अनुप्रस्थ काटते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन काट कर 11th फाउंडेशन इंग्लिश मीडियम। स्लाइड बेटा अपन ने पिछले लेक्चर में बनाकर गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? सूक्ष्म फाइन। ओके, दर्शी तो बेटा टाइम की लिमिटेशन को ध्यान में रखते हुए आज के लेक्चर को अपन यही। ओके, क्लियर है यहां तक स्टूडेंट्स? ये हो गई बेटा अपनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और रेजोनेंस फिनिश। ओके, तो बेटा अब देखिए, एक बीजपत्री तने को अगर हम काटते हैं तो जैसे ये मान लीजिए एक बीजपत्री तना है, यानी मक्का या गेहूं का तना है, ज्यादा मोटा नहीं होता है। अब इसको अगर हम ब्लेड से काटते हैं तो इसकी जो अनुप्रस्थ काट है वो इस प्रकार की स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा सब? ये अनुप्रस्थ काट है। अब अनुप्रस्थ काट को कहते हैं टीएस सेक्शन, टीएस या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी मोनो। तो देखो कॉट नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा अपन एक बीजपत्री तने की अनुप्रस्थ लास्ट में दो। अब इसमें जो है विभिन्न प्रकार की संरचनाएं दिखाई देती हैं। बंधुता को इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या किलोजूल पर मोल या किलो इस तरह से इसमें संरचनाएं दिखाई देती हैं। तो इसका अगर हम ये भाग लेते हैं व्यक्त किया तो इस भाग के अंदर जो चीज दिखाई देती है वो इस एक बीजपत्री तने की आंतरिक संरचना के विभिन्न भागों को दर्शाती है। आवर्त सारणी में अब इस संरचना को देखने पर हमको क्या क्या चीजें दिखाई देती है और किस तरह की संरचना ये होती है, इसका एक चित्र बनाएंगे हम और चित्र के माध्यम से हम इसे देखेंगे। ठीक है, तो हम एक बीजपत्री, हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा, तने की संरचना का चित्र बना रहे हैं। देखिए, एक बीजपत्री जो तना है, आज इंटरनल है ना, तो यहां तक बेटा चित्र समझना है तुम्हें। कोई प्रॉब्लम हो तो बता देनी। स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ कंप्लीट अपने नेक्स्ट लेक्चर में। मोनोकॉट। ओके, थैंक यू। स्टेम। अब ये किस प्रकार का दिखाई देता है? सबसे बाहर की तरफ इसमें बाह्य त्वचा होती है जिसको हम आधिचर्म या एपिडर्मिस कहते हैं। 12th फाउंडेशन इंग्लिश मीडियम, जो कि एकल कोशिकाओं से बनी हुई परत होती है। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, देखिए इसमें कार्बोनिल कंपाउंड। ये कोशिकाएं ढोलाकार आकृति की होती है, जीवित कोशिकाएं होती हैं ये, और ये जो संरचना है इसको हम कहते हैं आधिचर्म, या इसे ही बाह्य त्वचा कहते हैं। अब इस आधिचर्म पर द्विबीजपत्री जो पादप होते हैं उनके अंदर तो इस पर रोम पाए जाते हैं, इसके अलावा रंध्र पाए जाते हैं। यहां एक बीजपत्री पादपों की जो अधिचर्म होती है या बाह्य त्वचा होती है उस पर ना तो रोम पाए जाते हैं और ना ही रंध्र पाए जाते हैं। यहां उपत्वचा जरूर पाई जाती है, और यह उपत्वचा जो है यह भी एक
पतली परत के रूप में होती है, यानी द्विबीजपत्री की तुलना में ये एक पतली परत के रूप में इस तरह से उपस्थित रहती है, तो इसे हम कहेंगे उपत्वचा, एज ए क्यूटिकल। इसके नीचे द्विबीजपत्री पादपों के अंदर तो क्या होता है, हाइपोडर्मिस होती है, जो कि कॉलन काइमा स्थूल कोण ऊतकों के द्वारा बनी हुई होती है। लेकिन एक बीजपत्री जो तना है, इसके अंदर ये जो हाइपोडर्मिस है, ये स्थूल कोण ऊतकों के द्वारा न बन करके दृढ़ ऊतकों के द्वारा बनी हुई होती है। देखिए, दृढ़ ऊतकों की परत है ये, और इसलिए क्योंकि इन पादपों के तने को दृढ़ता देने के लिए ये कोशिकाओं का स्तर होता है। इनकी 1, 2 से लेकर के 4 तक परत होती है, और इनकी जो कोशिका भित्ति है उस पर लिग्निन का जमाव होता है। ये जल के लिए अपारगम होती हैं, और यूं कह सकते हैं कि ये एक तरह से मृत कोशिकाएं होती हैं। आप सब जानते हैं दृढ़ ऊतक की कोशिकाएं कैसी होती हैं, मृत होती हैं, इस तरह की परत होती है। अब देखिए, ये जो है ये है हाइपोडर्मिस। अब इसके नीचे का जो ऊतक होता है, वो सभी ऊतक जो है वो भरण ऊतक के अंतर्गत आते हैं, और इसमें अब देखिए भरण ऊतक होते हैं। ये भरण ऊतक जो है वो मृदूतक होते हैं, अर्थात कोमल भित्ति वाली कोशिकाओं से बने हुए ऊतक होते हैं। देखिए, ये जिस तरह से हमने द्विबीजपत्री पादपों की जड़ में थे, तना में थे, सब में उसी प्रकार से होते हैं। ये जीवित भाग है। अब इसमें देखिए, यहां एक बीजपत्री तनों के अंदर जो संवहन पूल होते हैं, ये एक वलय के रूप में व्यवस्थित नहीं होते हैं जैसा कि द्विबीजपत्री पादपों के तने में होता है, बल्कि यहां संवहन पूल जो होते हैं वो बिखरे हुए रहते हैं, और संवहन पूलों के चारों ओर यहां एक स्थूल कोण, या यूं कह सकते हैं दृढ़ ऊतक से बने हुए ये इस तरह की संरचना होती है, जो कि पूल आच्छद कहलाते हैं। अर्थात ये संवहन पूल को ढके हुई संरचना होती है। ये संवहन पूल हैं जो इस तरह की कोशिकाओं से ढके हुए हैं, ये संवहन पूल है। इसी तरह से देखिए, ये परिधि की तरफ जो उपस्थित संवहन पूल होते हैं, ये तो छोटे होते हैं, और केंद्र की तरफ उपस्थित जो संवहन पूल हैं, ये बड़ी साइज के होते हैं। ये दृढ़ ऊतक कोशिका है, जो कि मृत कोशिका है। इस तरह से बने हुए। अब देखिए, ये तो परिधि की तरफ है, यहां एक और बना दें, ये दृढ़ ऊतक के द्वारा बना हुआ पूल आच्छद होता है। ठीक है। अब इसमें देखिए, ये जो पूरा जो क्षेत्र है, ये भरण ऊतक के द्वारा बना हुआ है, यानी ये भरण ऊतक में ही बिखरे हुए रहते हैं। ये इस तरह से। देखिए, आप अगर काट करके जब देखते हैं माइक्रोस्कोपी से, तो जैसी हम संरचना चित्र के में बना रहे हैं, ऐसी ही संरचना जो है हमको दिखाई देती है।
और उस संरचना को देख करके हम पहचान लेते हैं कि ये जो दी गई संरचना है ये एक बीजपत्री जड़ तना है या द्विबीजपत्री जड़ तना की संरचना है। आइडेंटिफाई हो जाता है इन संरचनाओं को देख करके। ठीक है, अब ये सब जीवित भाग है। पतली भित्ति वाली कोशिकाओं से बना हुआ भाग है। इसको कहते हैं भरण ऊतक, ग्राउंड टिश्यू। अब इसमें देखिए ये जो संरचना दिख रही है ये तीन, ये एक तरह से संवहन पूल हैं और इस संवहन पूल को ये जो है इसे कहते हैं पूल आच्छद। और ये भी पूल आच्छद है। ये पूरी जो संरचना है ये एक संवहन पूल है। अब इस संवहन पूल के अंदर देखिए यहां इसमें जाइलम उपस्थित है। ये तो मेटाजाइलम है और यहां प्रोटोजाइलम है। अब इसमें देखिए यहां जाइलम से ऊपर की तरफ यहां फिलोएम उपस्थित होता है। तो ये बाह्य फिलोएमी अवस्था होती है। अर्थात देखिए ये फिलोएम, फिलोएम कहां की ओर है? बाहर की ओर, तो इसे बाह्य फिलोएमी अवस्था कहते हैं। इसमें ये मेटाजाइलम है और ये प्रोटोजाइलम है। प्रोटोजाइलम को आदि दारू कहते हैं। अब देखिए इसमें इसी तरह से दिख रहा है। अब एक विशेष देखिए यहां पर भी हम फिलोएम बनाएं। इसमें एक और खासियत है कि यहां एक जल गुहिका होती है। यह है जल गुहिका। तो इस प्रकार की जो संरचना है ये संरचना होती है एक बीजपत्री तने की आंतरिक संरचना। अब इसमें देखिए आप समझिएगा एक बीजपत्री तने में क्या क्या चीज दिख रही है। सबसे पहली जो परत है या सबसे बाहर का जो स्तर होता है वो होता है अधिचर्म और ये अधिचर्म को बाह्य त्वचा कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। इस अधिचर्म की विशेषता है कि एकल कोशिकाओं की परत होती है। इसमें यहां रंध्र और रोम जो है वो नहीं पाए जाते हैं। साथ में यहां जो है उपत्वचा जो कि द्विबीजपत्री में जो ज्यादा मोटी होती है यहां पतली होती है। दूसरा जो भाग है वो है हाइपोडर्मिस। ये हाइपोडर्मिस जो भाग है ये वहां द्विबीजपत्री पादपों में तो बना होता है स्थूलकोण ऊतकों के द्वारा और यहां बना होता है दृढ़ ऊतकों के द्वारा और इसकी 2 से लेकर के 4-5 कोशिकीय परत होती है। इसके नीचे यहां देखिए बलकुट वाला भाग नहीं होता है बल्कि बलकुट वाले भाग के स्थान पर यहां संपूर्ण जो भाग है वो भरण ऊतक के रूप में जाना जाता है। और इस भरण ऊतक में संवहन पूल जो होते हैं वो एक वलय के रूप में स्थित ना होकर के बल्कि इसमें बिखरे हुए रहते हैं। और ये संवहन पूल जो होते हैं परिधि की तरफ जो होते हैं वो छोटे साइज के होते हैं तुलनात्मक दृष्टि से और जो केंद्र की तरफ होते हैं अंदर की तरफ होते हैं उनका साइज जो है वो बड़ा होता है। प्रत्येक संवहन पूल की विशेषता होती है। देखिए ये संवहन पूल है वेस्कुलर बंडल। इसकी विशेषता है कि चारों तरफ से ये दृढ़ ऊतकों से घिरे हुए रहते हैं अर्थात सुरक्षित बने रहते हैं। ये दृढ़ ऊतक जो बना हुआ होता है उसको कहा जाता है पूल आच्छद, एज ए बंडल सीथ कहा जाता है। इस पूल आच्छद के अंदर की तरफ संवहन पूल होते हैं। इसमें फ्लोएम बाहर की तरफ होता है, पर्दी की तरफ होता है। तो
यहां देखिए जाइलम और फ्लोएम दोनों एक ही त्रिज्या पर स्थित हैं, तो इनके जो सम्मेलन होते हैं वो संयुक्त प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? संयुक्त सम्मेलन। हमने आपको बताया था कि एक तो अलग अलग त्रिज्या, जड़ों में जैसे अलग अलग त्रिज्याओं पर होते हैं तो उसको तो कहते हैं अरीय सम्मेलन, और जब एक ही त्रिज्या पर स्थित होते हैं तो उसको कहते हैं संयुक्त सम्मेलन। तो इसमें सम्मेलन संयुक्त है। दूसरी बात देखिए, इसमें फ्लोएम बाहर की तरफ है, तो ऐसी अवस्था होती है, इसको कहते हैं बाह्य फ्लोएमी। तो देखिए सम्मेलनपूलों की विशेषता क्या होती है? सम्मेलनपूल पूल, एक तो ये संयुक्त होते हैं, ठीक है। संयुक्त का मतलब जाइलम और फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर स्थित होती हैं। दूसरी बात, इसमें ये बाह्य फ्लोएमी होते हैं, बाह्य फ्लोएमी। फ्लोएम बाहर की ओर होती है। इसके अलावा देखिए, इसमें यहां जो जाइलम है वो प्रोटोजाइलम पर्दी की ओर है और मेटाजाइलम केंद्र की ओर है, अर्थात जाइलम वी या वाई आकृति में होती है, आकृति में। और यहां ये जो एक अंदर की तरफ है ये जल गुहिका होती है, जल गुहिका की उपस्थिति, और चारों तरफ से जो है पूल आच्छद, इससे द्वारा पूल आच्छद द्वारा घिरा हुआ, घिरे हुए। सम्मेलन पूल जो है वो पूल आच्छद के द्वारा घिरे हुए रहते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए, ये जो सम्मेलन पूल है बड़े हैं वो तो केंद्र की तरफ होते हैं, और छोटे जो होते हैं वो पर्दी की तरफ उपस्थित होते हैं। तो ये इनकी विशेषता हो गई कि किस तरह से ये उपस्थित रहते हैं। और यहां देखिए, इसमें हाइपोडर्मिस में किसी भी प्रकार का क्या नहीं होता, अंतरकोश के अवकाश उपस्थित नहीं होता है। अब इसी संरचना को अगर हम देखें तो यह संरचना किस प्रकार की दिखाई देती है। यह चित्र आपने अच्छी तरह देख लिया, समझ लिया। अब हम इसके बाद अगला एक चित्र जो है आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए संरचना का ये चित्र देखिए, ये मक्का के तने की अनुप्रस्थ काट है, कोष के चित्रण है। देखिए, अब इस चित्र में आप देखिए कि सबसे बाहर की तरफ क्या दिखाई दे रही है, बाह्य त्वचा एज ए अधिचर्म दिखाई दे रही है। ये रही देखिए एक कोष की परत, और इसके नीचे यानी इस बाह्य त्वचा पर देखें तो इसमें क्या होती है, क्यूटिकल एज ए उप त्वचा उपस्थित है, उप त्वचा। और इसके नीचे ये हाइपोडर्मिस है, हाइपोडर्मिस। और ये हाइपोडर्मिस किसके द्वारा बनी हुई है, यांत्रिक ऊतक। यांत्रिक ऊतक का मतलब होता है दृढ़ ऊतक के द्वारा बनी हुई है। अब इसमें देखिए ये जो दिख रहे हैं बिल्कुल पतली भित्ति वाले, ये कौन से ऊतक हैं, भरण ऊतक हैं। चित्र में दिख रहा है भरण ऊतक। और इसमें सम्मेलन पूल जो है बिखरे हुए हैं। देखिए सम्मेलन पूल 1 2 3 4 5 6 सम्मेलन पूल दिख रहे हैं। और आप देखिए पर्दी की तरफ जो सम्मेलन पूल दिखाई दे रहे हैं वो छोटी साइज के, और केंद्र की तरफ दिखाई दे रहे हैं वो बड़ी साइज के। प्रत्येक सम्मेलन पूल को जब देखें आप, ये एक सम्मेलन पूल है, इसमें देखिए सबसे यहां बाहर की तरफ क्या है, फ्लोएम की उपस्थिति है। और यहां मेटाजाइलम है। देखिए ये दो मेटाजाइलम है और नीचे की तरफ जो है प्रोटोजाइलम है। देखिए ये जो संरचना दिख रही है ये वाली, ये प्रोटोजाइलम है और ये मेटाजाइलम है, ये दिख रही है। और इसमें नीचे की तरफ देख रही है लेजात गुहिका, इसको जल गुहिका भी कहते हैं, जल गुहिका।
और ये पूरा जो है, जो एक संरचना है, जैसे अब ये इसको कह दें, ये पूरी संरचना जो है ये संवहन पुल है, और इसके बाहर की तरफ ये जो संरचना दिख रही है ये पुलाच्छद है। ठीक है, अब आप इस चित्र के माध्यम से बिल्कुल स्पष्ट हो जाते हैं कि देखिए किस तरह की संरचना जो है वो दिखाई दे रही है। तो ये है एक बीजपत्री अर्थात मक्का के तने की अनुप्रस्थ काट की संरचना का चित्र है, और उसमें सारी चीजें आपको स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक बीजपत्री तने की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया है। अब हम बात करेंगे कि ये द्विबीजपत्री तना और एक बीजपत्री तना जो होता है उसमें कितना अंतर होता है, अर्थात इनकी संरचना एक दूसरे से किस प्रकार से भिन्न होती है। तो देखिए यहां ये तो है एक बीजपत्री तना, अब देखिए इसको यहां, ये तो है एक बीजपत्री, और ये है द्विबीजपत्री। आप देखिए इसमें एक बीजपत्री जो तना है उसमें संवहनपूल, सबसे पहली बात देखिए बाह्य त्वचा यहां पर भी उपस्थित है और इस द्विबीजपत्री तने के अंदर भी उपस्थित हैं, लेकिन अंतर ये देखिए एक बीजपत्री तने में रोम नहीं पाए जाते हैं, ये रोम यहां उपस्थित हैं, और साथ में यहां पर रंध्र भी उपस्थित हैं। यहां ना तो रंभ है, ना तो यहां रंध्र है, और यहां ना ही रोम है। दूसरी बात देखिए यहां ये जो हाइपोडर्मिस है, जिसे अधस त्वचा कहते हैं, यहां तो बनी होती है किसके द्वारा, दृढ़ ऊतक के द्वारा, और यहां ये जो हाइपोडर्मिस है ये बनी होती है कोलन काइमा अर्थात स्थूल कोण ऊतक के द्वारा बनी होती है। तीसरा अंतर देखिए यहां द्विबीजपत्री पादपों के अंदर जो बलकुट है ये हाइपोडर्मिस, सामान्य बलकुट और एंडोडर्मिस तीन स्तरों में बटा हुआ है, लेकिन यहां यह बटा हुआ नहीं है, यह पूरा क्या है, एक ही है, अर्थात पूरा पूरा क्या है, भरण ऊतक है। साथ में देखिए इसमें यहां संवहनपूल बिखरे हुए हैं, यहां संवहनपूल एक वलय के रूप में स्थित है, वलय के रूप में देखिए ये संवहनपूल है, ये जो संरचना है वो यहां है, संवहनपूल बिखरे हुए हैं वहां तो, और यहां संवहनपूल जो है वो क्या है, एक ही वलय के रूप में स्थित होते हैं। साथ में यहां संवहनपूल संयुक्त है, वहां भी संयुक्त है, लेकिन यहां संवहनपूलों के अंदर जाइलम और फ्लोएम के बीच में एधा की उपस्थिति है, अर्थात यहां जो संवहनपूल है वो तो है वर्धी यानी खुले हुए प्रकार के, और यहां संवहनपूल जो है वो बंद प्रकार के होते हैं। साथ में आप देखेंगे कि यहां देखिए मज्जा की उपस्थिति है और वहां मज्जा की उपस्थिति नहीं होती है, यानी द्विबीजपत्री तने के अंदर तो मज्जा की उपस्थिति है और एक बीजपत्री तने में मज्जा की उपस्थिति नहीं होती है। तो ये आपस में एक दूसरे में अंतर हैं, जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो द्विबीजपत्री तना और एक बीजपत्री जो तना है वो स्पष्ट रूप से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जैसे देखिए द्विबीजपत्री तने के जो विशेष लक्षण है कि बाह्य त्वचा पर रोम पाए जाते हैं जो कि बहुकोषीय होते हैं, रंध्र पाए जाते हैं, इसके अलावा इसमें जो हाइपोडर्मिस होती है वो स्थूलकोण ऊतकों के द्वारा बनी हुई होती हैं, इसमें संवहनपूल जो होते हैं वो एक वलय के रूप में स्थित होते हैं, साथ में संवहनपूल जो है वो खुले प्रकार के होते हैं, और इसमें मज्जा एवं मज्जा रश्मियों की उपस्थिति होती है। जबकि एक बीजपत्री जो होते हैं इसमें बाह्य त्वचा जो है उस पर ना तो रोम पाए जाते हैं और ना ही रंध्र पाए जाते हैं, केवल क्यूटिकल यानी उपत्वचा पाई जाती है जो भी पतली होती है। साथ में यहां हाइपोडर्मिस यानी अतस्थ त्वचा जो है वो यांत्रिक ऊतक यानी दृढ़ ऊतकों के द्वारा बनी हुई होती है। यहां बलकुट जो है वो विभिन्न भागों में बटा हुआ नहीं होता है और संवहनपूल संयुक्त होते हैं, लेकिन ये अवर्धी होते हैं,
अर्थात बंद प्रकार के होते हैं। संवहन पुलों के चारों तरफ पुल आच्छद नाम की संरचना पाई जाती है और संवहन पुल जो है बाह्य फ्लैमी होते हैं, जो कि भरण ऊतक में जो है वो बिखरे हुए रहते हैं। यहां एक और विशेष बात है कि यहां जो फ्लोएम होता है उस फ्लोएम में फ्लोएम मृदूतक का अभाव होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों के बीच में हमने तुलना कराई है। तो ये हो गया हमारा एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री तने की आंतरिक संरचना। ठीक है, अब हम आज का होमवर्क देंगे। आज का होमवर्क नोट करेंगे आप पहले। पहला प्रश्न है, एक बीजपत्री तने की आंतरिक संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। दूसरा प्रश्न है, एक बीजपत्री तने के संवहन पुलों की विशेषताएं लिखिए। यहां प्रश्न नंबर तीसरा है और वो है द्विबीजपत्री व एक बीजपत्री तने की आंतरिक संरचना में अंतर लिखिए। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रश्न जो हमने आपको दिए हैं ये एक दूसरे की तुलना भी करा रहे हैं और एक बीजपत्री तने की संरचना का वर्णन भी करवा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने एक बीजपत्री तना और द्विबीजपत्री तने के बीच में अंतर भी पढ़ा है। कल हम पढ़ेंगे पत्तियों की आंतरिक संरचना, अर्थात द्विबीजपत्री पत्ती किस प्रकार की होती है और एक बीजपत्री पत्ती किस प्रकार की होती है। ठीक है, तो आज हम इतना ही बता रहे हैं। आप लोग घर रहते हुए अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, किसी भी प्रकार की कोई टेंशन मत कीजिएगा और किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या आती है तो हमसे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके।